मधु जी, आवाज नमस्कार। जी आवाज। हाँ, नमस्कार सर। अब बहुत सही अब तरीके से आ रही है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले तो मैं अभी जातिवाद के ही ऊपर लोगों से बात कर रहा था, और थोड़ा लंबा हो गया आपकी समस्या जो है ये चल रही हम्म। थी। ठीक है, अब सीधा हम बातचीत ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं, जीवन यापन कैसे चलता है, घर में कौन कौन है, इस तरह से। जी, मेरा नाम मधु। वैसे तो मेरा पूरा नाम मतलब मधुरेंद्र पासवान है, निक नेम मधु हो गया, तो पूरे हम्म एरिया में मधु प्रचलित है जी। हम्म और पिताजी सामान्य पद से अवकाश लिए हैं, बिहार पुलिस के ड्यूटी में थे। माताजी हम्म। 5 साल के लिए प्रधान भी रही है। 4 भाई में हम अच्छा। सबसे छोटे हैं। हम्म। सबकी शादी हो गई, 2 बहनें हैं, सबकी शादी हो गई। अभी इस समय हम्म। हम दादाजी भी बन बन गए। हाँ बड़े हाँ वाले हाँ। भैया दादाजी बन गए। हम्म। और इस समय हम ऑटो चलाते हैं, और ऑटो इस समय अ, अभी मौजूदा हालात में मैं ऑटो की चाबी लेकर निकलता नहीं है, क्योंकि बहुत खतरा है। हम्म। निकल नहीं सकता खतरा मैं। जी, किस तो तरह का अपना खतरा? कोरोना का खतरा या फिर इस सीता क्रिमिनल्स का खतरा? जी नहीं, जी नहीं, सीतामढ़ी जनपद के अधिकतर जो ये SC ST के जो क्रिमिनल्स हैं, इनका हम्म। टारगेट है कि मधु को टपका देना है। अच्छा, आपके लाइफ को यही थ्रेट है। भी है? जी जी ओके। बिल्कुल। जी। तो ये थोड़ा सा बस और यही बताइए, ऑटो थ्रेट क्यों है? थ्रेट क्यों है आपके ऊपर? बस यही आरक्षण के खिलाफ जाना। मेरी माता आरक्षण के खिलाफ प्रधान बनी है, मैं इसके विरुद्ध भी खड़ा था। अच्छा, उस पे जी, चूंकि थोड़ा सा बैसाखी के आपको। बलबूते हम्म। बैसाखी के बलबूते हम चलना नहीं चाहते हैं। दक्षता, आरक्षण कौशल। हाँ जी, आरक्षण वाले मुद्दे पे हम हाँ। थोड़ी देर में आएंगे। सबसे पहले हम जातिवाद के मुद्दे पे बात करते हैं कि ये एससी जो हमारे मतलब बिहार में, एसटी तो बहुत कम है, या फिर वो झारखंड के बॉर्डर के एरिया में आएंगे। तो आप ये बताइए कि आप जातिवाद को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि मैं एक अगर अपर कास्ट के घर में पैदा हुआ हूँ, और तो मेरा स्ट्रगल एक अलग रहा है, पॉलिटिकल स्ट्रगल रहा है कि मुझे जो है मतलब जनरल्स के लिए सीट जो है लिमिटेड होता है, टैलेंटेड लोग छट जाते हैं। जो जनरल वाले बच्चों का या अपर कास्ट का, उनका ये हमेशा से मतलब एक कंप्लेन रहता है। लेकिन हम जब गांव में जाते हैं, और हम जब आपका जो कास्ट है, जो आपका सरनेम है पासवान, उसी तरह तांती है, धानुक होते हैं, पंडित होते हैं, कुम्हार हो गया, माली हो गया, ठाकुर हम लोग कहते हैं, वो नाई होते हैं। इस तरह के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मेरा देखा हुआ है। मैं एक अलग नजरिए से देखता हूं, और आपके ऊपर ये पड़ता है, इसलिए आप शायद उसे एक अलग नजरिए से देखते होंगे। तो मुझे जातिवाद का कॉन्सेप्ट समझाइए कि आप गांव में इसे कैसे महसूस करते हैं। एक बार भोज खातिरदारी की बहुत बड़ी निमंत्रण मिली। हमारे गांव में हमारे गांव में एक बहुत बड़े मुखिया जी थे, हम्म मेरे गांव में। तो उनका इंतकाल हो गया। तो जो होता है ना श्राद्ध कर्म, उसमें हम लोगों को निमंत्रण मिला। तो हम्म निमंत्रण मिला, खाने गए। तो क्या हुआ कि दरवाजा बिल्कुल खाली हो गया। वैसे भी मेरे गांव में मतलब जो है ना, हम पसमान, ये चमार, ये मुसर, इन सब जातियों को सबसे अंत में खिलाया जाता है, हम्म। समझे। तो हम लोग, हाँ, निमंत्रण के बाद हम लोग खाने गए। तो क्या हुआ, एक एक अजीब आदमी क्या बोलते हैं कि ऐसा बोलो। हम 5-10 आदमी, मतलब जनेऊधारी जो है, क्षत्रिय राजपूत की मैं बात कर रहा हूं, ये हम्म कुछ लोग खाने बैठे हुए थे। तो ये बोलते क्या है कि ऐसा बोलो कि कुछ देर और वो लोग रुक जाए, जब तक हम 5-10 आदमी खाकर उठ जाते हैं, तब ये पासवान चमार वगैरह वगैरह अपना बैठ करके खा लेंगे। तो उसी समय मैं सुन लिया इस बात को। और एक व्यक्ति आए भी नजदीक आकर के, कि बोलते हैं कि मधु बउआ, ये थोड़ा आप धीरज रखिए, 10 मिनट और आप इंतजार कीजिए, उसके बाद खा लीजिएगा। उसी समय मैं अपने बच्चे को गोद में उठाया, और मैं बोला कि मैं भोजन नहीं कर सकता। मैं पूरे अपने पासवान समुदाय को लेकर के वहां से सीधा घर को आ गया। नहीं हम्म खाया मैं भोजन। और भी क्या देखता हूं, जैसे कि कोई सवर्ण जाति से है, चूंकि ये क्षत्रिय बहुल इलाका है। तो हम्म अगर मेरे जाति के कुछ बड़े लोग हैं, तो क्षत्रिय का, एक क्षत्रिय समाज का या तथाकथित सवर्ण समाज का एक छोटा सा बच्चा भी
अगर भाई लगने वाला है तो सीधा बोलेगा ये फलनमा भाई, ऐसा। भैया नहीं बोलेगा, भैया नहीं बोलेगा, भाई ऐसा बोलता है, मतलब कि तवज्जो नहीं देता है। हम्म। आपके जी। एग्जिस्टेंस को तो ये नकार रहा सब, है एक तरह से। हाँ। जी जी बिल्कुल। और वो लोग सोचते क्या है कि मैं तो ये हूं, मैं जो कहता हूं उसे एक्सेप्ट करो। तुम तो निम्न जाति से हो, तुम कितना दिमाग लगा सकते हो, तुम एक्सेप्ट करो, हम जनेऊधारी हैं, ये है वो है। मतलब इतने धारस को, तो हम लोग लड़ते झगड़ते नहीं है, बस अंदर ही अंदर इस अपमान के घूंट को पीते हैं। बस यूं समझ लेते हैं कि जैसे राजा रामचंद्र के दरबार में निषाद राज को उस राज्यसभा में जो आदर सहित सम्मान मिला था, तो उसी राजा रामचंद्र के जरिए हम लोग सनातन के पद्धति को अपनाए हुए हैं। वरना आज के ये ढोंगी जितने भी तथा कथित ये सवर्ण लोग हैं, इनसे बहुत बैर है। और वैसे भी इन सब चीजों के बावजूद अजीत भैया, कुछ लोग हैं गांव में जो बड़ा प्रेम और समाप्त हो गया है। और हम अच्छे से रहते हैं, साथ में खाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। बस कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि ओल्ड, मतलब पुराने हो गए। तो इन सब लोगों के बीच में थोड़ा ये है कि ये शूद्र है, ये नीच है। तो ये सब है। मतलब आज मैं देखता हूं कि नए जो पीढ़ी है ये बहुत अच्छे हैं, इनमें थोड़ा बदलाव हुआ है। पहले तो हम्म हम लोगों के साथ जैसे चापा करो तो पानी नहीं पीने दिया जाता था, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि मैंने अपने आंखों से देखा है। लेकिन आज कुछ मतलब कि ये 15 से 20 साल के बाद थोड़ा सा बदलाव क्या आया है, बहुत बदलाव आया। आज हम उस कल हम्म पर जाकर पानी पीते हैं, कोई राजपूत का समाज रोकता नहीं। आज हम मिलकर किसी भोज खातिरदारी में सहभागी बन करके पूरे ये मतलब कि जग जो जो भी ऑर्गेनाइज भी होता है करते हैं। यज्ञ आयोजन। जी हम्म। जी जी। अब ऐसा नहीं रहा, बहुत बदलाव हुआ है। यही लेकिन है। फिर भी मधु जी, मेरा जो अपना अनुभव है, बहुत बदलाव हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी शायद 70-80% और बदलाव की आवश्यकता है। हम्म बदलाव हुआ है लेकिन अभी बहुत लंबा हमें जाना है। क्योंकि मैं जब हम्म देखता हूँ ये भोज वाली आपने बात कही, भोज वाली बात क्या है कि मेरे भी गांव में यही है। या तो उनकी पंक्ति जो है, पंगत जिसको बोलते हैं, वो सबसे लास्ट में हम्म लगती है। हम्म वो सबसे हम्म। खराब जगह जो होगा, वो जहाँ खेत हाँ में हाँ हाँ उसको हाँ। सपाट करके बिठाते हैं, उसको सबसे खराब जगह पे बिठाते हैं। उसके बाद फिर राह चलते अभी भी जिस तरह के शब्दावली जो है इस्तेमाल होता है, सुधरवा कन्ने जाचे, दूधा, चमरवा, ऐसे करके इस तरह के मतलब ये जो है एक सवर्ण आदमी के लिए बहुत ही नॉर्मल टाइप का चीज हो चुका है। और गांव में वो आदमी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। जैसे आपने बोला ना कि वो सोचते हैं कि ये मतलब न सिर्फ जात से नीच है, बल्कि दिमाग से भी वो पैदल है। उसको ये माना जाता है ना हम्म। कि इसके पास बुद्धि उद्धि कुछ नहीं है। तो इसको लेके आप कैसे देखते हैं कि आपको क्या इस तरह का कभी मतलब सुनने को मिला है, या इस तरह की फीलिंग हुई है, या जाहिर सी बातें हुई ही होगी। तो एक दो इंस्टेंस अगर आप सुनाना चाहें। बहुत है। मतलब कि एक तो जो भाई के रिश्ते में है, वो तो हम्म कभी दिल खोलकर भैया बोले नहीं हमको, कभी भैया हम्म नहीं बोले। मधु भाई हम्म या मधु जी या फिर ए हम्म मधुआ, हम्म ऐसे करके। अब धीरे धीरे जो कुछ नए जनरेशन के लोग हैं, हम्म मतलब ये समझिए ना कि 5 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो आदर पूर्वक अब हमें भैया बोलने लगे हैं। हम्म। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। अब जैसे देखिए, पहले हम इसी लोग पे देखिए, इसी पे एक बात मैं बोला कि मैं इस बात को रियलाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैं आपसे मधु जी कह के, हो सकता है आप हमसे उम्र में भी छोटे होंगे, तो मैं आपको जी जी जो है बहुत। मधु जी कह के बोल रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस बात को समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि किसी को, हम उम्र को या छोटा आदमी को मधु जी या मधु भाई कहना और भैया कहना, ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी है। ये मुझे पता नहीं चल रहा है। ये अभी आप बोल रहे हैं तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ, ये तो उस तरह की बात है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो एक अपर कास्ट वाला या जो इस तरह के डिबेट्स करता है,
उसको ये बातें समझ में शायद नहीं आती। एक अंतर मैंने बताया था, जैसे कि एक 50 साल का आदमी और एक मात्र 12 साल का बच्चा। एक 12 साल का बच्चा 50 साल के बुजुर्ग को क्या ये कह सकता है कि ए राजिंदर भाई? भैया बोलने में क्या आप छोटे हो जाएंगे क्या? या चाचा बोलने में रामचंद्र क्या लग जाएगा? क्या लग जाता है? जब राजा रामचंद्र जी मलिन नहीं हुए तो तुझ ये साधारण साधारण आदमी, तुच्छ आदमी, ये सब आप होता है। हाँ, ये बात बताइए कि मेरी आपसे मुलाकात भी जो, ये तो पहली मुलाकात है, नॉर्मली हम लोग चैट वैट कर रहे थे या कॉल पे थे, तो फेसबुक के जरिए ही जी। हुई। और फेसबुक पे आप जो हम्म। है लगातार एक कैंपेन चलाते रहे। कैंपेन से मतलब है कि लंबे समय से मुखर होके आप जो है अलग अलग मुद्दों से, खास करके कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हो या फिर कास्टिज्म ही हो, जातिवाद हो या जातिगत आरक्षण हो, इन सब को लेके आप मुखरता से रखते रहे। तो फेसबुक पे आप क्यों कर रहे हैं? आप वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपको क्यों ये जरूरत महसूस होती है कि मुझे ऐसा करना चाहिए? चूंकि मेरे पंचायत में एक पकड़ी गांव है, उस गांव में एक मुसहर समाज का छोटा सा कस्बा है। पकड़ी गांव में एक छोटा सा मोहल्ला है, उसी मोहल्ले से ईसाई मिशनरी का एक बहुत बड़ा केंद्र अटैच है। तो एक तो उधर का वो हो गया, और इधर मैं अपने पिताजी के जो संस्कार घर परिवार के जो मिलते थे मुझे, तो मुझे थोड़ा सुन करके अजीब लगता था कि अरे भाई, मैं तो अपने घर में इस तरह की बातें सुनता हूँ, हमारी होली है, हमारी दिवाली है, हमारे तीज है, हमारे त्योहार है, और ये लोग थोड़ा अलग किस्म से हमारे बच्चों को ये मतलब कि दिमाग घुमाने का कोशिश करते हैं। और ऊपर से धीरे धीरे मतलब कि टीवी से जुड़ना, न्यूज देखना, अचानक से मोदी जी का आ जाना, अचानक से ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब सुनते सुनते मतलब कि अब लगा कि भाई अरे तो गड़बड़ हो रहा है भाई। अब बताइए अजीत भैया, आप जैसे हम दोनों भाई हैं, और हम दोनों भाई के बीच अगर कुछ खटास आ जाए, तो क्या हम आवेश में आकर कह देंगे कि ए दुनिया वालों, मेरी मां बेसिया हो गई है, ए दुनिया वालों, माय सिस्टर फॉर सेल, मेरी बहन बिकाऊ है? वही जेएनयू में सुनने को मिला। तो थोड़ा दिमाग लगा कि अरे भाई, ये तो दलित समाज कहां जा रहा है। धीरे धीरे कुछ दिन के बाद पता चला कि ये आरक्षण इस प्रकार का है। तो मैंने सोचा कि अरे भाई, आरक्षण इस प्रकार का है, कम अंक होते हुए भी किसी को पद मिल जाता है, और कोई अच्छी दक्षता पाकर भी पीछे रह जाता है। तो धीरे धीरे दिमाग में हिट होता था कि अरे भाई, ये भारत बैसाखी के सहारे चलना चाहता है या फिर पीछे की तरफ जाना चाहता है। जी जी। तो इस तरह से लगा कि मुझे कि नहीं, मेरा भारत बर्बाद हो जाएगा। मैं, ये भारत क्या है, मेरा एक समाज है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ जब तक यहाँ की मिट्टी की स्नेह न मिले, या फिर आपको हो या मुझे हो, ये सुंदर शरीर, ये प्रेम, ये दुलार, ये संस्कृति, ये कहाँ सब। तो इस मिट्टी से हम बंधे हैं, इसके हम ऋणी हैं, और इस मिट्टी पर कोई तांडव करके चला जाएगा, बेशक वो मधु का भाई क्यों ना हो। आज की डेट में बता रहा हूं, तलवार लेकर सामने खड़ा हो जाऊंगा। धर्म और संस्कृति से बढ़कर इस ब्रह्मांड में मधु के लिए कोई नहीं है, कोई जात नहीं है मेरे लिए। एकता, समानता, यही मेरा मूल मंत्र है, और इसी मंत्र के जरिए मैं आगे बढ़ूंगा। बेशक मुझे कोई दुसधवा कह दे, बेशक मुझे कोई चमरवा कह दे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता जनाब। हम हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, बस इससे आगे मेरा कोई मंत्र नहीं। तो यही इसी कारण आप मतलब इतना ज्यादा आप उद्विग्न हो गए, या इतना ज्यादा आपको लगा कि मुझे जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए? हाँ, तब मैंने फेसबुक पर आया। 2014 में एक बार हम फेसबुक पर आए थे भैया। तो एक बार मैं जो कुछ पोस्ट किया, तो एक लड़की क्या बोलती है, मैंने एक लड़की को सलाह दिया, थोड़ा अभद्र सेल्फी लेकर के वो कुछ कर रही थी, 2014-15 की बात है। तो लड़की क्या बोलती है रिप्लाई में कि बाबा साहेब, बाबा, ये मतलब साधु संत समझ करके उन्होंने बोली कि बाबा बाबा आप अपनी तपस्या पर ध्यान दीजिए, मैं क्या हूं कैसी हूं ये मैं समझ लूंगी, आप अपनी तपस्या पर ध्यान दीजिए। उसी दिन से अजीत भैया मैं कम से कम सोशल मीडिया को छोड़ दिया था, और अचानक 2020 के मार्च में मैंने फिर एंट्री लिया।
कि नहीं जी, कि अब फिर से सक्रिय होना चाहिए। क्योंकि मैं दलित समाज से हूं और खास करके मेरे दलित समाज में इस समय एक सबसे मुख्य टारगेट क्या है कि अटेम्प्ट टू आप अपने धर्म को बदलिए। 5 लाख या फिर 6 लाख या फिर 10 लाख एकदम हैंड टू कैश दलित समाज में आप धर्म बदलिए, कैश एकदम मौजूद है। और सबसे तेजी इस समय ये छत्तीसगढ़ में है, बहुत तेजी से चल रहा है। नहीं हल्का अभी फुल्का थोड़ा मध्य मेरे प्रदेश बिहार, हाँ वो सब तो हो ही रहा। नहीं बिहार में अभी अचानक से, अभी हमारे एक मित्र हैं अजीत झा, जी बिहार इलेक्शन के टाइम में गए थे, तो आपने शायद वीडियो में देखा होगा कि मधुबनी तक में, मधुबनी बहुत इंटीरियर हो जाता है, या आप ही के जिले के बगल में शिवहर है, या आप ही का सीतामढ़ी है, ये सब का गांव जैसे बसंत पट्टी है, पुनरैया है, ये सब प्रखंड जो है, तो इन इलाकों में अगर ये क्रिश्चियन मिशनरीज वहां पे घुसपैठ करना चाह रहे तो बहुत चिंताजनक बात है ये। तभी तो हम सक्रिय हुए हैं और जा करके उसका जितना होता है ईसाई मिशनरी का पूरा बाउंड्री उन्होंने अपना पूरा दिवालीकरण कर लिया, मतलब दीवाल से घिरवा लिया। एक समय था कि उस मुसहर समाज के होते हुए उनका दरवाजा निकलता था, लेकिन आज मधु का प्रकोप है उनके ऊपर, जो अब उसका दरवाजा एक बांसवारी जो होता है ना, बांस बांस बस बेटा। बांस बल्ला, हाँ हाँ, उधर बस से अब बेटा होकर के बोलते हैं। निकलता। मैंने हाँ उसको उस अटैच को मैंने खत्म कर दिया है, हम्म तोड़ दिया मैंने उसके। पूरे हम्म मुसर समाज के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, मैं वस्त्र देता हूँ, मैं कलम किताब कॉपी सारा खर्चा मैं वहन करता हूँ। तो आप क्योंकि ये खर्चा जो वहन करते हैं, ये आपके पास पैसा आता कहाँ से है? जनेऊधारी देते हैं इस भारत के। अच्छा, आपको नहीं सही में आपकी मतलब क्राउड फंडिंग टाइप का होता है कि लोग आपको मदद कर रहे हैं इस काम के लिए? जी जी जी, ब्राह्मण भूमिहार और राजपूत ब्रह्म भट्ट हम्म यही जितने भी जनेऊधारी लोग हैं, ये थोड़ा हम्म और ये क्या बोलते हैं, ये कुशवाहा जी हो गए या फिर यादव हम्म हो गए, और भी हम्म। मतलब दलित छोड़ करके शेष सभी। आप अपना यूपीआई आईडी बताइए, मैं लोगों को बताइए, मैं यहाँ से अपील करूंगा, लोग आपको मतलब और भी बाहर से भी पैसे जाएंगे। नहीं बहुत वो से वीडियो बच्चों में के लिए मैंने वो अपना बता एक, दीजिए। हाँ मैंने अकाउंट नंबर गूगल पे ये सब मतलब पोस्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये मुझे भी ट्विटर आप पर चले हाँ जाइए और फेसबुक ठीक है, आप या मुझे फिर दे दीजिएगा फेसबुक पर तो मैं मैंने। और भी उसको कर दूंगा। ठीक है। अब एक दूसरा जो मुद्दा है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है भारत के लिए, कि आरक्षण। हम्म आरक्षण जैसे कि आपने कहा बैसाखी है, आरक्षण जो है मतलब उसका अगर सबसे एकदम शुरुआत में जब आया था तो मुझे लगता है उसकी आवश्यकता थी। आवश्यकता इसलिए हम्म थी, और लेकिन हाँ उसको कंसीव करने में कि किस बेस पे दिया जाए। पहले हाँ जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त पॉपुलेशन का परसेंटेज इस तरह से था कि जो दलित थे वही गरीब भी थे। सीधा ये फंडा हम्म था कि जो दलित हैं वो मोस्टली गरीब हैं, तो इनको आरक्षण दिया जाए। ठीक, पढ़ाई में आरक्षण दीजिए, हम्म नौकरी में आरक्षण दीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि इस मूल मंत्र को जो है उससे गरीबी वाला कंपोनेंट हटा दिया गया, और फिर जो भी रीजन रहे, पॉलिटिकल ही रीजन रहे, एक वोट बैंक की राजनीति के लिए कह दीजिए, कि उनको जो है लगातार कि हम आरक्षण दे रहे हैं अब कास्ट के बेस पे। अब इससे क्या होता है कि अब मैं थोड़ा सा, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा ये सुन के, कि कुछ लोगों को मजा आने लगा कि मैं निकम्मा हूं, ये मुझे साबित कर देना है कि मैं किसी लायक नहीं हूं और मेरी कास्ट ये है, तो मैं आरक्षण पा जाऊं। दूसरे जगह भी देख लीजिए, आरक्षण की व्यवस्थाएं थी, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, और अमेरिका में जैसे ब्लैक्स के साथ था, तो उनको ये नहीं कहा गया कि हम तुमको नौकरी में आरक्षण देंगे, नहीं, उनको बोला गया कि हम व्हाइट वाले स्कूल में तुमको लगाएंगे, उसमें हो सकता है 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए उसको एक्सेप्टेंस मिलने में, लेकिन तुमको हम सेम शिक्षा देंगे ताकि तुम उसी एट पार रहो। वही मास्टर साहब तुमको पढ़ा रहे हैं, वही स्कूल से तुमको किताब कॉपी मिल रहा है, वही खाना मिल रहा है स्कूल में, वहां जैसी व्यवस्था है, वही कपड़ा दे रहा है, तो तुम तो हमेशा मतलब टैलेंटेड हो। और ब्लैक भी, जो अश्वेत लोग हैं, वो भी कभी ये नहीं चाहते थे कि मुझे कोई ये कहे कि तुम जो है कम नंबर ला के चले जाओ, क्योंकि उनको ये बुरा लगता था ये फील होना, जैसे आपने कहा ना कि तुम निचली जाति के हो, तुम्हें दिमाग नहीं है, तो वही बात वहां पे उन पे अप्लाई होती थी। तो वो इसको अपने गौरव पे, अपने अस्तित्व पे एक तरह से आघात समझते थे,
और उन्होंने इसका प्रतिकार किया कि नहीं, हमको उस तरह का नहीं चाहिए, हमको पढ़ाई सेम तरह से दो, हमें व्हाइट आदमी को जो पढ़ाता है वही पढ़ाएगा। तो मुझे लगता है कि यही होना चाहिए था भारत में कि एजुकेशन, मैं कह रहा हूं कि चूंकि हर पेरेंट जो है गरीब, वो बढ़िया स्कूल में नहीं भेज सकता, तो मैं कहता स्कूलिंग, कॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन सारा फ्री कर दो इनके लिए, जो निचली जाति के लोग हैं तथाकथित, तो उनके लिए आप फ्री कर दीजिए, लेकिन एग्जाम्स में उनको किसी तरह की रियायत ना दीजिए। क्योंकि आप देखिए कि वो एग्जाम देके IIT भी पहुंचता है तो वहां फेल हो जाता है, 50% लोग फेल कर जाते हैं वहां पे। तो क्या मतलब हुआ, IIT तुम बने नहीं, और तुम्हारी जगह पे शायद टैलेंटेड लोग जाते तो वो शायद इंजीनियर्स बन पाते। तो इसको आप अपने तरीके से बताइए कि आपको क्या समस्या है आरक्षण से। आपको तो मजा आना चाहिए था, आपको तो लगना चाहिए था कि ठीक है। सबसे पहले अजीत भैया, इस समय बड़ा निजीकरण को लेकर हो हल्ला चल रहा है भारत में। ये मोदी जी ये बेच दिए, वो बेच। अरे जनाब, जब शिक्षा का निजीकरण हुआ था उस समय ये दुनिया कहाँ थी, बताइए। मतलब कि शिक्षा का निजीकरण हो गया और उसी के इर्द गिर्द ये आरक्षण घूम रहा है। एक गरीब का बच्चा इस देश में क्या खरीदेगा, शिक्षा खरीद पाएगा कभी? एक गरीब को तो इस समय सबसे अधिक मांग करना यह चाहिए था कि नहीं, जो टीचर आर्मी स्कूल में है या फिर किसी DAV स्कूल में है, वही टीचर गरीब के बच्चा को मिलना चाहिए। गरीबों की इस समय यह मांग होनी चाहिए थी। क्योंकि मनुष्य शिक्षा से आगे बढ़ता है। ये बैसाखी किस चिड़िए का नाम है, ये बेकार है। एक क्या है इसमें, अगर किसी गरीब को, जैसे मान लीजिए कि मधु एक परिवार है, शादीशुदा आदमी है, मधु के पास भूमि कम है, तो हम रोज कमाने खाने वाले आदमी है, तो इस समय मुझे जरूरत है कि भाई मेरा परिवार बढ़ गया, तो अजीत भैया इस समय मुझे भूमि की आवश्यकता है तत्काल। और बिहार सरकार के पास या फिर किसी भी सरकार के पास भूमि की कमी नहीं है। मैंने देखा है, अब देख रहा हूं क्या, इस बिहार में बहुत से ऐसे जमीन है जो दबंग ठाकुर, ऐसे ऐसे राजे राजवाड़े लोग अपने कब्जे में रखे हुए हैं। उस जमीन पर गरीब का अधिकार होना चाहिए था, उचित, अनुचित नहीं। ये हो गया। ऊपर से अब दूसरा नंबर पर चलिए, गरीब के घर में अब स्वास्थ्य भी निजीकरण है अजीत भैया। आप पूरे ये बिहार में चले जाइए, आपको सरकारी अस्पताल की जो दशा और स्थिति है ये बहुत बदतर है। तो जब स्वास्थ्य भी निजीकरण हुआ, हाँ, तो अगर किसी गरीब के घर में कोई बड़ा बीमारी आ जाए, वो कहाँ इलाज करवाने जाएगा? सरकारी अस्पताल की तो स्थिति आप जानते ही है, पूरा दुनिया जान रहा है। तो ऐसे गरीब के लिए बेहतर डॉक्टर हो, ये आरक्षण में शामिल होना चाहिए था कि हाँ भैया मधु बाबू गरीब है, इनके लिए थोड़ा स्पेशली डॉक्टर इलाज करवाओ, जल्दी इलाज करवाओ, बहुत गरीब आदमी, नहीं तो इनका परिवार उजड़ जाएगा। तो आरक्षण में इन सब चीजों को शामिल किया जाना चाहिए था। ये बेबुनियादी, आप कहीं से पढ़ के आ जाइए, आप 60% भी लेकर आ जाइए, 50% भी लेकर के आ जाइए, आपको हम टीचर बना देते हैं। क्यों मेरे भाई? जानते हैं अजीत भैया, मेरी एक बहन है टीचर। तो मैं अपने बहन को एक बार बोला था, दीदी तू क्या पढ़ाएगी, सरकारी स्कूल में तो कोई गरीब का बच्चा ही पढ़ता है। क्योंकि मैं बहुत स्वाभिमानी हूं अजीत भैया, मैं अपने बहन भाई किसी को भी टारगेट कर देता हूं। मैं बोला कि उस सरकारी स्कूल में तो कोई गरीब का बच्चा ही पढ़ रहा है, तू क्या पढ़ाएगी? कहीं ना कहीं ये जितने भी आरक्षण वाले टीचर हैं, ये हम सब गरीब के बच्चों के अरमान के ऊपर चलने वाले ये सब छुरी है। हमारे भविष्य को कत्ल करने वाले ये जितने बैसाखी वाले टीचर है पूरे बिहार में, ऐसे टीचर का मैं बहिष्कार करता हूं। इस आरक्षण के ये बेढंगा है, बेतरतीब है। इसका जो ढांचा है ना, ये ठीक ढंग से सेटिंग नहीं किया गया है। हम नहीं कहते हैं कि आरक्षण बहुत बुरी चीज है, लेकिन उसको ठीक से लागू कीजिए, सटीक हो। इसमें क्या है कि दक्षता के ऊपर, कौशल के ऊपर ग्रहण भी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी देश आगे तभी बढ़ता है जब दक्षता सुपर हो, सम्मानित कौशल सुपर हो। जी जी, प्रवीण हो, यही सवाल। तो आपने कहा कि आपको लोग खोजते रहते हैं और आप जो है अपना काम भी ढंग से, अभी जैसे आप ऑटो चलाते हैं तो उसको करने में भी समस्या आती है, आपके लाइफ को भी थ्रेट है। फिर भी आप
ये करना क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? मतलब आपको डर नहीं लगता है? पूरा पूरा मतलब 30-32 आदमी का फैमिली है, सबका आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर है। एक समय था जो पूरे घर के लोग हमसे नफरत करते थे, आज सबका स्नेह और आशीर्वाद मधु के सर पर है। पिताजी को भी मैंने खुलकर कह दिया कि इस मिट्टी, संस्कृति, धर्म से बढ़कर मधु के लिए कुछ भी नहीं है, या फिर मधु को अलग कर दीजिए, मधु अपना किसी प्रकार से गुजारा करेगा, नहीं तो मधु को पालिए, मधु आपका पुत्र है, आपकी सेवा करता है। तो पिताजी भी अब एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, तुमको जो इच्छा है करो। तब हम पूरे मतलब बुलंद है अब। आप आरक्षण पे ही थोड़ा और बात करते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि अगर आपको एक मतलब आपसे पूछा जाए कि आरक्षण आप किस तरह, आपने कहा कि आरक्षण होना चाहिए लेकिन उसका तरीका जो है वो अलग है, तो उसको पॉइंट वाइज समझाइए कि आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि स्कूलों में शिक्षा मुफ्त हो, या फिर आप चाहते हैं कि जो हाईफाई टीचर, अगर मैं उस शब्द का इस्तेमाल करना चाहूं, जो हाईफाई टीचर बढ़िया स्कूल में पढ़ाता है वही टीचर जो है गरीब बच्चों को भी या दलित बच्चों को, SC ST जो है उनको भी पढ़ाए? या आप चाहते हैं, जैसे एक लॉजिक दिया जाता है कि जब तक उनके पास पैसा नहीं होगा, ये बोला जाता है नौकरी में आरक्षण की बात जब होती है कि वो नौकरी नहीं करेगा तो अपने परिवार की स्थिति को सुधारेगा कैसे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उस नौकरी में जब वो पहुंचते हैं तो भी उनका स्टेटस जो है सवर्णों की आंखों में वो अभी भी नीचे वाला ही रहेगा, क्योंकि वो तो और मतलब गुस्से में आ जाता है सवर्ण कि तुम हमारे कास्ट का या जनरल कैटेगरी के बच्चे का किसी का सीट खा के आए हो और तुमको फिर जब प्रमोशन में भी आरक्षण हो सकता है मिल जाए। तो इस तरह की व्यवस्था, क्या आपको लगता है कि आपके कास्ट में किसी को पैसा ज्यादा हो गया है तो उसके घर का स्थिति सुधर जाता है, उसके समाज का स्थिति सुधरता है? आप किस तरह से आप इस बात को सपोर्ट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। गरीब है, देखिए गरीबी में आरक्षण मैं सीधा समझता हूं। नहीं, सबसे पहले तो भारत में शिक्षा में के समानता का अधिकार हो, क्योंकि संविधान में ही वर्णित है, प्रस्तावना में आप चले जाइए, सबको एक समान रखा जाएगा। तो एक समान रखिए महाराज, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी हो, एक समान रखिए। अब यहां आपने कहा कि कोई जैसे कि आरक्षण से पद पा लिया, तो हाँ पैसा हो गया, कुछ भी हो गया, अपना इज्जत हो गया, शोहरत हो गया, तो ये लोग सोच को विकसित नहीं करते हैं। ये अपने जितने भी कास्ट है ना, इनको भ्रमित करेंगे, इनको बहकाएंगे, एक दूसरे के प्रति, खास करके जनउधारी के प्रति तो और भड़काएंगे। झूठ मूठ के भीम का कहानी सुनाना, झूठ मूठ के ये सुनाना वो सुनाना, मतलब कि मतभेद का इनका कोई किस्सा ही समाप्त नहीं होता है। ये कौन सा आरक्षण है भाई? आरक्षण भी ले लिए, देश को तोड़ रहे हो। आरक्षण से तुमको ये थोड़ा स्थान मिल गया और तुम विभेदकारी जो है वचन बोल रहे हो। ये तमाशा है क्या? समाज एकजुटता के लिए होता है, समन्वयता के लिए होता है, हमें एक मिल के रहना, लेकिन ऐसा नहीं होता है अजीत भैया। हम चाहते हैं कि अगर गरीब कोई है तो देखिए कि गरीबी दूर करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भी हो, तो उसको जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए, किंतु शिक्षा में एक समान दीजिए और पद व प्रतिष्ठा उसी को मिले जो उस योग्य हो, जात कोई भी हो। जी। तो और एक कुछ तो देखिए, हाँ, एक और समस्या है जो मुझे लगता है भारत की सारी समस्याओं की जड़ है, पॉपुलेशन है। और जनसंख्या के ही कारण गरीबी, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ेगी गरीबी उसी अनुपात में बढ़ेगी, इनफैक्ट उससे ज्यादा बढ़ती है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि किसानों के बच्चों की अगर हम बात करें तो किसानों का लैंड होल्डिंग जो है, उनकी खेत तो हमेशा हर साल मतलब हर 10 साल पे कम ही होगा ना, उनके बच्चे आएंगे फिर उसका पोता आएगा, तो वो लगातार डिवाइड होता जाता है, तो उनमें भी गरीबी जो है आती जाती है। जो गरीब हैं ऑलरेडी उनके पास तो पहले मान लीजिए कि अगर सवर्ण के पास 1 बीघा खेत था, इनके पास तो 1 कट्ठा हुआ करता था, आपके पास तो मतलब घर बनाने तक की जमीन जो है उसका भी उपाय नहीं है। उसके बाद अभी क्या, अभी के सरकार की आपको कौन कौन सी नीति ऐसी लगती है अच्छी? जैसे आपने शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बोला था, आयुष्मान योजना है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लागू होता है।
अनाज वाला योजना है, अभी जो 9 महीने लगातार जो है फ्री में अनाज दिया गया, या मुझे नहीं पता कि आपके गांव में राशन की क्वालिटी कैसी है, लेकिन मेरे गांव में जो कंट्रोल नहीं होता है जहां से राशन मिलता है, उसकी क्वालिटी हमारे गांव में तो ठीक है। ये जरूर होता है कि हर महीना देने की जगह वो एक बार 1.5 महीने के बाद देगा, फिर 1.5 महीने के बाद देगा, और 3 महीने की जगह 2 महीने का राशन देके 1 महीने का राशन जो है वो, हम लोग डीलर बोलते हैं उसको, डीलर जो है वो गायब कर देता है। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले सरकारों की अपेक्षा, आप बिहार सरकार को भी लेके चलिए, इसमें तो पिछला सरकार है ही नहीं, यही लोग चल ही रहा है, तो आपको दोनों केंद्र और बिहार सरकार को लेके आप बताइए कि आपके समाज में खास करके जो जो छोटी जातियां SC ST हैं, उनके जीवन में क्या आपको परिवर्तन दिखा है कि सीधा बदलाव, कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में उनको घर मिला है? जैसे आवास योजना के बारे में बहुत बात होती है, भोजन मिल रहा है, मिड डे मील की सुविधा हुई है, तो ये सारी चीज बहुत बेसिक चीजें हैं जो मिलनी चाहिए हर बच्चे को। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि पहले और अभी में कितना अंतर आपको दिखता है? पहले और अभी में सिर्फ ये अंतर मैं खास करके अपने दलित समाज में क्या देख रहा हूं कि जैसे होता है ना कि हमारे एक मित्र थे, बोल रहे थे कि मधु भैया क्या आप इधर उधर की बातें कर रहे हो। पहले हमारे पूर्वज ये पहनते थे वो पहनते थे, कि देखिए हम कितना बदल गए, टाई लगा करके हम सूट लगा लिए हैं। तो एक बार हम बोले कि बाप के पगड़ी बेच करके टाई खरीदे हो का, इस संस्कृति से क्यों पिछड़ गए। तो बदलाव ये मत समझिए कि ये टाई पहन लेने से, कोई सूट पहन लेने से बहुत बड़ा बदलाव हो गया। अरे महाराज, आपके वस्त्र बदले हैं, ये जो होता है ना बुद्धि विवेक, ये छिन्न भिन्न हो गया है, संस्कृति से दूर हो गया है, सनातन से थोड़ा कट गया है। इसीलिए तो हमारे कपड़े छोटे हो गए, ये हो गया, मतलब हम अभद्र गाना गाने लगे, भाषा हमारा स्टाइल हो गया। पहले हम आदर पूर्वक राम का नाम लेते थे, अब तो राम लेने में भी देखिए कुछ स्टाइलिस्ट गाना आ गया है। ऐसे राम का मतलब कि क्या होता है, कुछ ऐसे गाने हैं जो राम का नाम मतलब कि स्टाइल के रूप में इंग्लिश शब्द को मिला करके ले रहा है, जैसे कि अब राम एक स्टाइल हो गया, राम एक तमाशा बन गया है। तो बदलाव कुछ भी नहीं हुआ अजित भैया, ये आपके कपड़े बदल गए होंगे, आपके घर का टाइल्स बदल गया होगा, किंतु विचार हमारी सिकुड़ती चली गई है, हम संकीर्ण होते चले गए। तो आप कह रहे हैं कि ये जो फिजिकल, मतलब जो भौतिक बदलाव है जो दिख रहा है, कि किसी का घर बन गया या किसी को खाना मिल रहा है या इस तरह की योजनाएं बन रही, ये योजना उसको जीवित जरूर रख रही है या उसके बदन पे कपड़े, थोड़े अच्छे कपड़े जरूर ला रही है, लेकिन उसके बुद्धि विवेक में बदलाव जो है उस तरह से नहीं आ पा रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसके लिए सरकार या फिर मतलब समाज क्या करे कि और भी बदलाव आए? सरकार सरकार तो देखिए, ये मतलब किसी को पालना, क्यों पाल रहे हैं आप? अरे भाई, दौड़ना सिखाइए, चलना सिखाइए, कला से परिपुष्ट कीजिए, उसको प्रांगत कीजिए, उससे कुछ कीजिए। ये पैर हाथ क्यों है? तमाशा देखने के लिए है क्या? ऐसे ही मतलब कि बैठे रहे? सरकार क्यों पाल रहा है हम सबको? ठीक है, अभी मजबूरी है, लॉकडाउन है, हम इसका सम्मान करते हैं, पालना भी चाहिए। तो ऐसा हुआ, हम इसका सम्मान करते हैं। अब ये नियति को मत बना लीजिए, ये अस्थाई मत ले लीजिए कि आजीवन अब हमको ऐसा ही करना है। हर 5 साल के बाद वोट आता है, नेता लोग जो है कुछ मतलब हड़बड़ी में कुछ कर लेते हैं कि अब हम ये करेंगे, अब आपको मुफ्त में ये देंगे, मुफ्त में वो देंगे। तो ये मुफ्त खोड़ी बढ़ती जा रही है। हम अपने बुद्धि, कला, कौशल, हाथ पैर का उपयोग कम और मुफ्त खोड़ी के चक्कर में पड़ते जा रहे हैं। मुफ्त खोड़ी जरूरी था इस लॉकडाउन में, वो मिला, लेकिन जब जैसे ही देश की स्थिति समान हो जाएगी तो हमें थोड़ा अलग बढ़ना होगा, अलग रास्ता इख्तियार करना होगा, नहीं तो हम इस देश को नहीं बचा सकते। मतलब आप जो कह रहे हैं कि ये सब्सिडी का, जो सब्सिडी और हर एक चीज फ्री 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 वाला जो सिस्टम है, उसके नाम पे जो वोटिंग होती है और सब्सिडी दिया जाता है, वो एक तरह से पूरी जनसंख्या को पंगु और लाचार बनाने की एक तरह से मुहिम है निस्संदेह। कि हाँ, कि उनको आप मछली मारना सिखाने की जगह मछली पकड़ पकड़ के दे रहे हैं कि तुम खाते रहो, हम हैं तुमको खिलाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, सही कहा आपने। तो
हम चाहेंगे कि अगली बार कुछ और मुद्दे पे भी आपसे बातें हों, और मैं आपको मतलब क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये हाई फाई, ये कोट पैंट पहन के और तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है जो समाज से कटे हुए होते हैं। आपकी बातों में हो सकता है कि उस तरह का पॉलिश्ड आपकी भाषा नहीं हो, लेकिन आपके विचार बहुत पॉलिश्ड हैं। ठीक है, आप जो बोल रहे हम्म, हैं वो मुझे समझ में आ रहा है, और जितने लोग देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है कि आप बेहतर समाज के लिए प्रयासरत हैं, ना कि आप जो है फेसबुक पे हीरो बनना चाहते हैं। क्योंकि आपको जो जी टारगेट जी जी कर रहे हैं बिल्कुल। वो यही, आपको जो टारगेट कर रहे हैं वो यही बोलते हैं, उसको हीरो बनने का चस्का लगा हुआ है, वो जो है फेसबुक पे 10-20 आदमी उसको लाइक करता है, तो इस कारण से। तो मैं जो है आपसे और भी बातें करूंगा, और भी मिलूंगा जब भी मुझे मतलब मौका मिले। हो सकता है सीतामढ़ी में मेरे एक रिलेटिव का मतलब घर है, और वहां मैं आता जाता रहता हूँ, मतलब साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार जाता हूँ। तो हो सकता है आपसे मुलाकात भी होगी, और मैं चाहूंगा कि आगे भी कभी मुझे लगे कि आपसे बात करने की आवश्यकता है तो फिर हम मिलेंगे, और अलग अलग विषयों पे इसी तरह से बातचीत होती रहेगी। तब तक के लिए आपको प्रणाम करता हूँ, और आपके एफर्ट्स को मैं प्रणाम प्रणाम करता प्रणाम हूँ प्रणाम। कि आप भारतीय समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मतलब मेरी तरफ से बधाई है। और मैं आपकी जितनी मदद कर पाऊंगा ऑफ इंडिया के जरिए या हमारे और भी दर्शक हैं उनके जरिए, ताकि आप जो है बच्चों को पढ़ाने का काम, उनको भोजन देने का काम, या जो भी आप उस तरह के परोपकार वाले काम कर रहे हैं उसमें आपको कोई समस्या नहीं है। तो मधु जी बहुत बहुत आभार आपका, फिर मिलते हैं। प्रणाम।